Assalamu alaikum. In previous lecture, we had discussed different topics such as reading the rocks, in which we discussed the theories and hypotheses and evolution of continental drift theory and plate tectonic theory. और ये चार चैप्टर जो है ये तकरीबन हम ख़त्म कर चुके हैं from the document of plate tectonics which I have already uploaded and you can access it through Microsoft Team in the concerned folder. फिर पहले चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी, दूसरे चैप्टर में हमने ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की इवोल्यूशन के बारे में देखा, किस तरह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो इवॉल्व हुई और अल्फ्रेड वेगनर जो है उसने कौन कौन से एविडेंसेस दिए कि कॉन्टिनेंट्स ने जो है वो ड्रिफ्ट किया है। फिर उनको नहीं माना गया और कुछ और एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ी। तो साथ ही रेडियोएक्टिविटी के ऊपर हमने तीसरे चैप्टर में बात की कि जो आंसर था कि कॉन्टिनेंट्स ने ड्रिफ्ट किया था तो वो फोर्स जो थी वो असल में हीट थी और हीट जो है वो रेडियोएक्टिविटी प्रोड्यूस करता है और ये रेडियोएक्टिविटी जो है ये इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं कि रेडियोएक्टिव डेटिंग टेक्निक आई जिससे एब्सोल्यूट जियोलॉजिकल टाइम स्केल बना। पहले उससे पहले जो था वो रिलेटिव जियोलॉजिकल टाइम स्केल था। फिर हमने इसमें कन्वेक्शनल सेल्स के बारे में देखा, कन्वेक्शनल साइकिल्स के बारे में। फिर उसके बाद अंडर द सी मुख्तलिफ फीचर्स वगैरह जो है वो डिस्कस हुए और इस चैप्टर में अंडर द सी इसमें हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में देखा और साथ में हमने लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में था। तो ये चार चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है नॉर्मली ये फेज़ जो है आफ्टर द मिड टर्म एग्ज़ाम होता है हमारा, इंक्लूडिंग द वन चैप्टर ऑफ रिफ्टिंग, वो हमारा मिड टर्म तक होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो थोड़ा सा आप लोग के लिए कम्प्लेक्स होगा और आप जो है अपनी रूटीन लाइफ में किस तरह से बुक जो है आपने स्टडी करनी है उसके बारे में आपने थोड़ा सा देखना है। और ये जो फेज़ होगा इसमें आपने ये जियोटेक्टोनिक्स जो है आपसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मांगेगी और आपने थोड़ा सा टाइम स्टडी के लिए ज़्यादा निकालना पड़ेगा। तो इस फेज़ में मैं जो नॉर्मली फॉलो करता हूँ, ये बुक फॉलो करता हूँ विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन MS टीम और अर्थ स्ट्रक्चर्स के नाम से है बाय स्टीफन मार्शिक, वांडर प्लोजियम एंड स्टीफन मार्शिक। नॉर्मली मार्शिक बुक सी नाम के नाम से ये मशहूर है। तो अर्थ स्ट्रक्चर्स के नाम से है और इस बुक के तकरीबन कुछ पोर्शंस हैं और उन पोर्शंस में जो इसके बाद इन जियोटेक्टोनिक्स मेजर जो हमारे लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह वो टेक्टोनिक्स के हवाले से होंगे। और इस बुक का पार्ट डी और पार्ट ई इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और पार्ट डी का हम स्टार्ट लेते हैं रिफ्टिंग चैप्टर नंबर 16 से, विच इज़ रिफ्टिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स। इस बुक को फॉलो करने का नॉर्मली मेरा मकसद ये होता है कि क्योंकि हमारे पास तीन टाइप की बेसिक टेक्टोनिक्स है, एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स है, कन्वर्जेंस कोलिजनल टेक्टोनिक्स है और इसके अलावा स्ट्राइक स्लिप टेक्टोनिक्स है। और अगर एज एन एक्सप्लोरेशन जियो साइंटिस्ट आप किसी एरिया में काम कर रहे हो और किसी और एरिया की मिनरल और हाइड्रोकार्बन्स वगैरह एक्सप्लोरेशन कर रहे हो तो आपने स्ट्रक्चर जियोलॉजी जो है उसको एवेल्यूएट करना पड़ता है। तो इस बुक में बहुत बेस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है उस रिलेशन को कि किस तरह आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो टेक्टोनिक्स है उससे मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चर जियोलॉजी जो है वो बर्थ लेती है और मुख्तलिफ़ टेक्टोनिक्स जहाँ पे जो भी है तो उसकी इन्वायरमेंट, डिफॉर्मेशनल इन्वायरमेंट जो है वो क्या होती है। तो एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स में आज के जो हमारे लेक्चर होंगे इंशाल्लाह उसमें ये 16.1
which is on rifting. 16.2 which is the क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्ट, और इसमें हम फिर ये 3 टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ज़्यादातर हमारे कंसर्न होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट सिस्टम, कंट्रोल और ओरिएंटेशन ऑफ रिफ्ट सिस्टम, और इसमें जो इम्पोर्टेंस है पैसिव मार्जिन और काजेज ऑफ रिफ्ट सिस्टम। तो ये टॉपिक्स जो है ये मैं अलग से भी आप लोग को एक पेज पे लिखवा दूंगा कि इस चैप्टर में से आप लोग के ये टॉपिक्स होंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करें, स्टडी करें, और ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतरी होगी इसमें। तो हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का हम स्टार्ट लेते हैं बाय रिफ्टिंग। तो रिफ्टिंग में अगर हम देखते हैं तो ईस्टर्न अफ्रीका when viewed from space look like it has been slashed by knife for numerous ridges bounding deep gauge-like troughs traverse the landscape from north to south। अगर हम ईस्टर्न अफ्रीका को हम देखते हैं तो इस तरह लगता है कि अगर स्पेस से देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो इस तरह लगता है कि जिस तरह किसी ने चाकू से काटा हुआ है, और इसमें अगर आप जूम इन करते हैं तो जो फीचर्स आपको नज़र आएंगे तो वो स्टीप डिपिंग के फीचर्स होंगे, स्टीप रीजन्स होंगी, ट्रफ्स होंगे। तो दिस लैंडस्केप comprises the East African Rift, a region where the continent of Africa is quite literally splitting apart। तो ये जो पार्ट है ये इज एन एग्जांपल रिफ्टिंग में शो कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम कहलाता है, कि जहाँ पे अफ्रीकन प्लेट जो है वो ईस्टर्न साइड पे स्प्लिट हो रही है, उसकी रिफ्टिंग हो रही है। लैंड लेइंग ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द रिफ्ट मूव्स ever so slowly to the east relative to the land laying on the west of the rift। तो ईस्टर्न साइड पे जो लैंड है वो स्लोली रेफ्ट कर रही है वेस्टर्न साइड के मुकाबले में, और जो है मुख्तलिफ फीचर्स बना रही है। If this process were to continue for another 10 to 20 million years, a new ocean would be formed between the two land masses। अगर यहाँ पे क्योंकि ईस्टर्न जो है पार्ट ऑफ द अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम वो स्लोली मूव कर रहा है वेस्टर्न पार्ट के मुकाबले में, अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहा तो एक नया ओशन जो है इन दोनों लैंड मासेस में ओपन होगा 10 से 20 मिलियन ईयर के अरसे में। Initially this ocean would resemble the Red Sea, which now separates the Arabian Peninsula from Africa। तो ये रेड सी की तरह ही होगा, जिस तरह के आपको ये रेड सी नज़र आ रहा है। तो ईस्टर्न पार्ट जो है वो स्लोली मूव कर रहा है वेस्टर्न के मुकाबले में, और अगर यही 10 से 20 मिलियन ईयर तक कंटिन्यू करता रहा तो यहाँ पे भी एक नया ओशन जो है वो बन जाएगा, जिस तरह के यहाँ पे आपको अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के दरमियान, अफ्रीकन प्लेट्स के दरमियान रेड सी नज़र आ रहा है या स्वेज कैनाल नज़र आ रही है। Peninsula is normally a land surface which is almost bounded by water from its 2 to 3 sides। तो अफ्रीका जो है वो उसमें स्प्लिटिंग होगी तो एक नया ओशन जो है उस गैप जो बनेगा उसको एक नया ओशन फिल करेगा, और वो सिमिलर होगा रेड सी की तरह। Eventually the ocean could grow to be as wide as the Atlantic or wider। और वक्त के साथ साथ ये ओशन और भी बढ़ सकता है, अटलांटिक की तरह बड़ा ओशन भी बन सकता है। द ड्रामा दैट वी हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्टिंग। अब इससे ऊपर जो एग्जांपल आपने देखी कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम की, तो ये जो एग्जांपल है या ये जो ड्रामा है ये एग्जांपल है रिफ्टिंग की। और सिंपली पुट कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग और सिंपली रिफ्टिंग इज द प्रोसेस। अच्छा, अब कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग भी आप इसको कह सकते हैं या सिंपली रिफ्टिंग भी हम कहते हैं।
is the process by which continental lithosphere undergoes regional horizontal extension. अब रिफ्टिंग जो है, रिफ्टिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि वेगनर ने ये बताया था, या फिर जो पिलियोमैग्नेटिज्म के डेटा ने शो किया था, वो ये था कि पेंजिया स्प्लिट हुआ, और स्प्लिटिंग जो है किस तरह से होती है, रिफ्टिंग के ज़रिए से होती है। तो अब जो प्रेजेंट डे पोजीशन में आपके पास मुख्तलिफ प्लेट बाउंड्रीज है, प्लेट्स है, कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो किस तरह से बने हैं। तो इसका आंसर जो है वो रिफ्टिंग में है। तो रिफ्टिंग क्या होता है? रिफ्टिंग सिंपली इज द प्रोसेस बाय विच कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर अंडरगोज रीजनल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। अब आपके पास कॉन्टिनेंट्स जो है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर हमारे पास क्रस्ट और mantle का कुछ पोर्शन फ्रॉम 0 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस लेवल हमारे पास लिथोस्फीयर होता है। और फिर उसके बाद जो फ्लूइड पार्ट है, जो कि अपर mantle पे बेस करता है, विच दैट इज नोन एज दी स्टेनोस्फीयर। तो हमारे पास जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है, उसकी एक्सटेंशन हो जाती है, जिस तरह के आप ये अब यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है, आप दोनों सिरों को खींचते हैं तो एक्सटेंशन होती है। और एक्सटेंशन से क्या होगा? एक्सटेंशन से अगर आपके पास एक रबड़ है और आप उस रबड़ के दोनों एंड्स जो है वो, या स्ट्रिंग है, आप दोनों एंड्स को खींचते हैं, तो स्ट्रिंग या स्प्रिंग या फिर रबड़ जो है वो स्ट्रेच होगा, वो लेंथन होगा। तो रिफ्टिंग सिमिलर प्रोसेस है कि हमारे पास कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर जो है वो इस तरह से होता है कि अगर उसके दो एंड्स हैं, उसको आप खींचते हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होगी, स्ट्रेचिंग होगी। A rift or a rift system is a built of continental lithosphere that is currently undergoing extension or underwent extension in the past. तो रिफ्ट या रिफ्ट सिस्टम वो बिल्ट होता है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर का जिसमें एक्सटेंशन हो रही हो, या इससे पहले एक्सटेंशन हो चुकी हो, स्ट्रेचिंग हो चुकी हो लिथोस्फीयर की या कॉन्टिनेंट्स की। During rifting, the lithosphere stretches with a component roughly perpendicular to the trend of the rift. तो मतलब है कि अगर एक्सटेंशन इस तरह हो रही है तो स्ट्रेचिंग जो है वो परपेंडिकुलरली होगी टूवर्ड द ट्रेंड ऑफ द रिफ्ट सिस्टम। कि हमारे पास अगर ये यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रिफ्टिंग हो रही है तो यहाँ पे जो ट्रेंड ऑफ द रिफ्ट सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल है, तो स्ट्रेचिंग जो है वो उसके परपेंडिकुलरली हो रही है। इन ओब्लिक रिफ्ट परपेंडिकुलर भी होती है रिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग जो है ओब्लिक भी होती है। द स्ट्रेचिंग डायरेक्शन इज एन एक्यूट एंगल टू द रिफ्ट ट्रेंड, और जो रिफ्ट का ट्रेंड है उसके किसी एक एंगल पे भी होती है। तो मतलब स्ट्रेचिंग जो है ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, और वो रिफ्ट ट्रेंड के डिफरेंट एंगल्स में हो सकती है। नॉर्मली परपेंडिकुलर होगी। जियोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव रिफ्ट। अब रिफ्टिंग को हमने समझ लिया कि रिफ्टिंग हमारे पास सिंपली जो है वो स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स होती है, या फिर स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर होती है। अब इसमें फर्दर फिर रिफ्टिंग की टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स, के इसको दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्टिव रिफ्ट्स और इनएक्टिव रिफ्ट्स पे, बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ एक्सटेंशन, जो उसकी एक्सटेंशन जिस की टाइम है। एक्टिव रिफ्ट्स like the East African rift system are places on the earth where extension currently takes place. एक्टिव रिफ्ट वो रिफ्ट होंगे जहाँ पे करंटली या प्रेजेंटली रिफ्टिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट हो रहा है, जहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट्स बन रहे हैं, जहाँ पे एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो एक जिस तरह के ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम में हो गया, या ओक्लाहोमा जो रिफ्ट सिस्टम है वहाँ पे हो गया।
नॉर्थ सी में रिफ्ट सिस्टम है, वहाँ पे हो गया। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर एक्टिव रिफ्ट। एक्टिव रिफ्ट वो रिफ्ट है जहाँ पे अभी भी रिफ्टिंग जो है वो हो रही है, स्ट्रेचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट हो रहा है। An active rift, an array of recent normal fault cut the crust, earthquake rumbles with unnerving frequency, and volcanic eruption occasionally bury the countryside in ash and lava. तो एक्टिव रिफ्ट सिस्टम जो है उसमें आपको मिलेंगे एरे ऑफ सीरीज ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स मिलेंगे जो कि कट करते हैं क्रस्ट को, और जिसकी वजह से हैंगिंग वॉल जब एलॉन्ग द फॉल्ट लाइन मूवमेंट करता है तो उससे अर्थक्वेक्स जो है वो जनरेट होंगी। और वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो भी हो रही है। और जो वॉल्केनिक इरप्शंस, जो सेडिमेंट्स है, इरप्शंस जो है वो उसके जो रिमेनिंग है, रिलेक्स है, वो बरी करते हैं कंट्री साइड को, या जो बेसन्स वो प्रोड्यूस कर रही हैं एक्टिव रिफ्ट सिस्टम, जो वल्केनिज्म है वो एज अ सेडिमेंट्री बेसन फिल एक्ट करती है। The faulting take place in active rifts yields a distinctive topography characterized by occurrence of linear ridges separated by non-marine or shallow marine sedimentary basin। तो जो एक्टिव रिफ्ट्स है उनकी टोपोग्राफी जो है वो भी एक यूनिक टाइप की है कि हमारे पास लीनियर रेजेस मिलते हैं एक लाइन फॉर्म में। और नॉर्मली आगे आ रहे हैं लोकोजेन कि हमारे पास स्टीप रिजेस मिलेंगी और जो कि सेपरेट करती हैं उसको नॉन मेरीन और शेलो मेरीन सेडिमेंट्री बेसन। तो जब हम आगे जाते हैं देखते हैं हार्स्ट एंड ग्रेवन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो हार्स्ट एंड ग्रेवन स्ट्रक्चर्स जो ग्रेवन्स है वो एक्ट एज अ सब बेसन। तो इस तरह एक्टिव रिफ्ट सिस्टम जो है उसकी उसको टोपोग्राफी इस तरह होती है कि वो लीनियर रेंजेस बनाते हैं और शेलो मेरीन और नॉन मेरीन क्रेटानिक साइड पे, कॉन्टिनेंटल साइड पे सेडिमेंट्री बेसन्स बनाते हैं। एंड इनएक्टिव रिफ्ट्स, अब एक्टिव रिफ्ट तो वो रिफ्ट हो गए कि जहाँ पे अभी भी स्ट्रेचिंग हो रही है कॉन्टिनेंट्स की। इनएक्टिव रिफ्ट वो रिफ्ट होंगे जहाँ पे एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड इनएक्टिव रिफ्ट्स प्लेसेस वेयर एक्सटेंशनल डिफॉर्मेशन ceased some time ago. We find inactive normal fault and thick sequence of red-baked conglomerates, evaporates and volcanoes। तो इनएक्टिव रिफ्ट वो रिफ्ट्स है जहाँ पे एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस जो है वो कुछ टाइम पहले ख़त्म हो चुकी होंगी। मतलब यह है कि अगर आपके पास ये सारा प्रोसेस जो है, इस तरह सी फ्लोर स्प्लिटिंग में भी हमने देखा था कि ये सारा प्रोसेस ऑपरेट होता है डीप विद इन द मंटल, जहाँ पे कन्वेक्शनल सेल्स की अपवेलिंग होगी तो वहाँ पे हमारे पास रिफ्टिंग होगी, वहाँ पे हमारे पास सी फ्लोर स्प्लिटिंग का फिनोमेना होगा और मेडोशानिक रिजेस जो है अपवेलिंग में ज़्यादातर हमारे पास मेडोशानिक रिजेस ही मिलती हैं। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि आपके पास एक स्मॉल लेवल पे कन्वेक्शनल सेल ऑपरेट कर रहे हैं इन द mantle, और वो कन्वेक्शनल सेल्स उस कन्वेक्शनल सेल्स की अपवेलिंग जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस जो है वो तो सीज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इनएक्टिव रिफ्ट जो है वो रिफ्ट होंगे जहाँ पे एक्सटेंशनल जो स्ट्रेसेस है वो सीज हो चुकी हैं कुछ टाइम पहले। और लेकिन नॉर्मल फॉल्ट्स और जो है वो हमें मिलेंगे। वी फाइंड इनएक्टिव नॉर्मल फॉल्ट एंड थिक सीक्वेंस ऑफ रेड बेड्स conglomerates euphorates एंड volcanics। हम हमारे पास इनएक्टिव रिफ्ट्स में भी सिमिलर ज्योमेट्री होगी जो कि एक्टिव रिफ्टिंग की है कि वहाँ पे हमें नॉर्मल फॉल्ट्स मिलेंगे। रेड बेड्स जो है, रेड बेड्स जो हमारे पास सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, आपके पास फेल्सिक इन नेचर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं।
तो कंग्लोमेरेट्स हो गए या एवोपराइट्स हो गए या वल्केनोज हो गए, तो हमारे पास इनेक्टिव में भी सिमिलर फीचर्स मिलते हैं जो कि एक्टिव में होते हैं. A preserved A preserved inactive rift can also be called an unsuccessful rift. अब यहाँ पे एक्टिव रिफ्ट और इनएक्टिव रिफ्ट की बेसिस पे दो और टर्म्स यूज हुए हैं, सक्सेसफुल रिफ्ट एंड अनसक्सेसफुल. तो कुछ रिफ्ट जो है वो सक्सेसफुल होंगे, कुछ अनसक्सेसफुल होंगे. अनसक्सेसफुल रिफ्ट वो रिफ्ट होंगे in that a preserved inactive rift can also be an unsuccessful rift in that it existing reflect the occurrence of rifting event that stopped before it succeeded in splitting a continent to two. अनसक्सेसफुल रिफ्ट वो रिफ्ट होंगे जिसने कॉन्टिनेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया होगा. मतलब अगर कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया तो जो गैप आया होगा वहाँ पे कोई स्ट्रीम बह रही होगी या कुछ हमारे पास नॉर्मल फॉल्टिंग के फीचर्स होंगे, लेकिन जो गैप है वो इतना मेजर नहीं होगा कि उसको ओशन ने जो है वो फिल किया हो. तो मतलब इनएक्टिव रिफ्ट वो रिफ्ट, अनसक्सेसफुल रिफ्ट वो रिफ्ट है कि जिसने कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड ना किया हो, तकसीम ना किया हो कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में. Unsuccessful rift that cut into cratonic areas of the continent at a high angle to the continental margins are known as alacogins. तो हमारे पास अनसक्सेसफुल ड्रिफ्ट जो है वो कॉन्टिनेंट्स को मुख्तलिफ जगहों पे एक हाई एंगल कट भी देती हैं. हमारे पास नॉर्मली हाई एंगल ये ट्रिपल जंक्शंस में जो होता है, ट्रिपल जंक्शन आगे हम देखेंगे जब हम ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बारे में देखेंगे. तो अलाकोजिन एक फीचर है जो कि अनसक्सेसफुल रिफ्ट में मिलता है, जिसमें आपके पास जो कॉन्टिनेंट्स है वो हाई एंगल में कट किया होता है. और इसके अपोजिट में, अनसक्सेसफुल रिफ्ट के अपोजिट में सक्सेसफुल रिफ्ट होता है. सक्सेसफुल रिफ्ट इज द वन इन विच एक्सटेंशनल डिफॉर्मेशन कंप्लीटली स्प्लिट्स अ कॉन्टिनेंट टू टू पीसेस, जिसमें एक जो एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस है उसने कॉन्टिनेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. जिस तरह के अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीकन रिफ्ट जो है ये अलग हो चुके हैं और दरमियान में जो गैप है उसको रेड सी ने फिल किया हुआ है. तो ये अब सक्सेसफुल रिफ्टिंग है. अब अगर कहीं पे और हमें नॉर्मल फॉल्ट्स या इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हमें मिलते हैं या सीरीज ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स हमें मिलते हैं, तो वो या फिर हाई एंगल या स्टीप टोपोग्राफी हमें मिलती है जो कि नॉर्मल फॉल्टिंग को शो करेगी, वो हमारे पास अनसक्सेसफुल ड्रिफ्ट की एग्जांपल होगी. तो सक्सेसफुल ड्रिफ्ट और अनसक्सेसफुल ड्रिफ्ट हो गए. When this happened, as we have already noted, a new mid-oceanic ridges, ocean floor spreading center formed between the now separate continent fragment and sea floor spreading produced a new oceanic lithosphere. अब यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी ये मिड-ओशियानिक ridges है, मिड-ओशियानिक ridges, तो मतलब ये है कि ये कॉन्टिनेंट्स पहले एक थे, फिर उनमें सक्सेसफुल रिफ्टिंग हो गई और जो गैप आया उनके दरमियान उसको ओशन ने फिल किया और यहाँ पे एक मिड ओशियानिक रिज बना जहाँ पे कंटिन्यूसली वल्केनिक इरप्शन हो रही है. तो जब हमारे पास सक्सेसफुल ड्रिफ्टिंग हो जाती है तो वो क्या होगा, सक्सेसफुल ड्रिफ्टिंग हैपन्स तो वो हमारे पास एक नया स्प्रेडिंग सेंटर जिस तरह के मिड ओशियानिक रीजन में वल्केनिक इरप्शन होती हैं, तो वल्केनिक इरप्शन जो है वो वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाती है और वो दोनों साइड के जो ओशियानिक फ्लोर है उनको स्प्रेड कराती है, उनको पुश देती है, जो कि रिज पुश फिनोमिना कहलाता है. और ये मिड ओशियानिक रिजेस जो है ये स्प्रेडिंग सेंटर्स भी है. तो जहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल ड्रिफ्टिंग है वो एक नया स्प्रेडिंग सेंटर बनाएगी.
Typically, 20 to 60 million years pass between inception of the rift and the time called rift-drift transition, at which active rift faulting ceases and sea floor spreading begins. नॉर्मली ये एक फिनोमिना है जो कि रिफ्ट ड्रिफ्ट ट्रांजिशन कहलाता है। कहते हैं कि 20 से 60 मिलियन ईयर्स के अरसे में इस टाइम पीरियड में एक्टिव रिफ्टिंग जो है या सक्सेसफुल रिफ्टिंग जो है वो सीज हो जाती है और एक नया स्प्रेडिंग सेंटर जो है वो बनता है। मतलब ये है कि इंसेप्शन ऑफ द रिफ्ट, हमारे पास स्ट्रेचिंग ऑफ द लिथोस्फीयर जो है वो इनिशिएट हुई, फिर उसके बाद उसने स्प्लिट किया कॉन्टिनेंट को, और फिर कॉन्टिनेंट की स्प्लिटिंग जो है वो जब हो चुकी और ये सक्सेसफुल रिफ्टिंग जो कहलाती है, फिर वहाँ पे एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग सेंटर बना, मिड ओशियानिक रिज बना। तो ये जितना अरसा है स्ट्रेचिंग से लेकर स्प्रेडिंग सेंटर बनने तक, ये 20 से 60 मिलियन ईयर्स में होता है। The amount of lithosphere stretching that take place prior to the rift-rift transition is variable. तो जो लिथोस्फेरिक स्ट्रेचिंग है उसका टाइम इस रिफ्ट-रिफ्ट ट्रांजिशन में भी जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। टिपिकली द कंटिनेंटल लिथोस्फेयर स्ट्रेचेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 to 4 टाइम बिफोर सेपरेशन, meaning that the lithosphere of the rift region eventually become 2 to 4 times its original width and about one half to one quarter of its original thickness। मतलब है कि जब आपके पास कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर जो है वो उसकी स्प्लिटिंग होती है, तो वो अपने ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले में या वेड्थ के मुकाबले में 2 से 4 गुना जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। स्प्लिटिंग से पहले कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर जो है वो अपने साइज के मुकाबले में 2 से 4 गुना जो है वो ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। और जब ये अपना साइज जो है वो लेटरली हॉरिजेंटली ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ पे क्रस्टल थिनिंग भी हो रही है। मतलब ये कि इसकी यहाँ पे इसकी जो ओरिजिनल थिकनेस के मुकाबले में इसकी थिकनेस जो है वो भी कम हो जाती है। वो निसफ के आ जाती है या तकरीबन एक चौथाई हिस्से की आ जाती है, वन क्वार्टर। तो मतलब ये कि ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग प्रोसेस ड्यूरिंग कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर स्ट्रेचिंग, इसका साइज जो है वो 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है, जबकि इसी के साथ ही इसकी थिकनेस जो है, क्रिस्टल थिकनेस जो है वो निसफ या एक चौथाई जो है वो कम हो जाती है। The amount of stretching prior to rafting at a given locality as well as overall weight of the raft depend largely on pre-raft strength of the lithosphere। तो जो स्ट्रेचिंग है या थिनिंग ऑफ द क्रस्ट है वो डिपेंड करता है जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है उसकी कंपोजिशन की बेस पे। कंपोजिशन जो है वो अल्टरनेटिवली डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है कंपोजिशन पे। रिफ्ट फॉर्म्ड इन cold strong shield tend to be narrow while rift formed in young warm soft origin tend to be wide। मतलब है कि अगर आपके पास रिफ्टिंग हो रही है किसी एक कॉन्टिनेंट में जो कि जिसमें रॉक टाइप की एज जो है वो कम है, तो वो वार्म होगा, वो यंग होगा, और उसमें जो ओरिजिन है माउंटेन्स है वो सॉफ्ट होंगे। और एक उसके मुकाबले में ओल्डर कॉन्टिनेंट्स है, तो रॉक टाइप जो है वहाँ पे ओल्डर है, तो जो ओल्डर है वहाँ पे रिफ्टिंग जो है वो नेरो होगी, तंग होगी, और जो वार्म है आपके पास या यंग क्रेटन है वो आपके पास उसमें रिफ्टिंग जो है वो वाइड होगी। Once active faulting season and successful rift, the relics of the rift underlie the continental margins on either side of a new rift basin.
तो जब हमारे पास एक्टिव फॉल्टिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट हो जाता है, सक्सेसफुल ड्रिफ्टिंग हो जाती है, तो जो रिमेन है वो किस फॉर्म में होता है? वो एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन फॉर्म में होता है, जो कि एक नया बेसन बन चुका होता है। अब क्या होगा? Since no tectonic activity happens along such continental margins after they have formed, अब चूंकि यहाँ पे एक्टिव फॉल्टिंग जो है, एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस जो है वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये एरिया जो है मज़ीद एक्टिव नहीं है और हमारे पास मार्जिन भी है। तो इस तरह के मार्जिन जहाँ पे कोई एक्टिवनेस ना हो, जहाँ पे एक्टिविटी कोई नहीं हो रही, सिंपली बेसन है, तो वो मार्जिन जो है वो कहलाते हैं पैसिव मार्जिन। ज़्यादातर जो एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस से जो कॉन्टिनेंटल स्प्लिटिंग हो चुकी है वो पैसिव मार्जिन कहलाते हैं, और इसके मुकाबले में एक्टिव मार्जिन होते हैं वो मार्जिन है जहाँ पे जो कि साइज़मिकली एक्टिव है, जहाँ पे अर्थक्वेक्स जो है वो ज़्यादा आ रही हैं। नॉर्मली ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है वो एक्टिव मार्जिन्स होते हैं, और एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस जहाँ पे सीज हो चुकी होती है, जहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, वो पैसिव मार्जिन्स कहलाते हैं। The inactive rifted crust of passive margins slowly subsides and get buried by sediment eroded from the bulgent continents। तो जो पैसिव मार्जिन है जब बन जाता है तो वो स्लोली बीनीथ अंडर द ओशन चले जाता है, बरीड हो जाता है, और चूंकि एक बेसन बनता है तो सीडीमेंट जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं। तो इस तरह ये लिथोस्फीयर जो है उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, लिथोस्फीयर जो है उसकी थिकनेस इस तरह कम हो जाती है। और ये एग्जांपल में आपको एक पैसिव मार्जिन नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है जो कि क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्ट में हम देखते हैं। तो इस तरह रिफ्ट सिस्टम जो है, पैसिव मार्जिन जो है वो बनते हैं और अंडर द ओशन चले जाते हैं। Rifts and passive margins are fascinating regions, and geologists have worked for decades to decipher the complex structural, stratigraphic and igneous assemblage that they contain। तो passive margins और rifting जो है वो एक बहुत ही fascinating structures होते हैं, features होते हैं जियोलॉजी के हवाले से, जिसकी complex structural setting होती हैं, stratigraphy भी complex होती है, major unconformities जो है वो यहाँ पे मिलती है, और igneous assemblages जो है वो भी हमें मिलते हैं। They all they are also important for critical standpoint because they contain significant petroleum resources। तो ये important petroleum resources जो है यहाँ पे मिलती है ज़्यादातर पैसिव मार्जिन्स में, जो कि आपको यहाँ पे नॉर्वे का ये पैसिव मार्जिन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वाइकिंग ग्रेवंस के नाम से। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द हब ऑफ आवर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही जो है वो फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन दिस चैप्टर we survey the principal features of rift and passive margins, extensional tectonics, and will introduce current speculation about how and why rifting occurs। तो बाद में हम causes of rifting, control and orientation of rifting और mid oceanic ridges की जो rifts है उसके बारे में देखेंगे। अब आते हैं क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्ट्स, और इसमें हम नॉर्मल फॉल्टिंग सिस्टम देखते हैं, जिसमें नॉर्मल फॉल्ट सिस्टम और प्योर शेयर वर्सेस सैम्पल शेयर मॉडल ऑफ रिफ्टिंग, रिफ्टिंग के जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं कि डीप विद इन द mantle ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट स्ट्रक्चर एंड क्रॉस सेक्शनल, और मुख्तलिफ जगहों की दुनिया में मुख्तलिफ जहाँ पे रिफ्टिंग हो रही हैं तो उनकी किस किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्टिंग में let's start our discussion of rift by developing a cross sectional image of an active rift। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्टिव रिफ्ट को और डिस्कशन उसके बारे में करते हैं। Rifts evolve with time,
So the geometry of a rift at a very early stage in development differ from that of a rift just prior to the rift transition. तो रिफ्टिंग चूंकि एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस जो है वो कंटिन्यूस होती हैं, तो जब पहले हमारे पास स्प्लिटिंग में रिफ्ट ट्रांजिशन में रिफ्टिंग बनती है तो वो मुख्तलिफ होती है बाद के रिफ्टिंग की ज्योमेट्री से. We will examine rift evolution later, but for now we will focus on geometry of rift, that is intermediate stage in its development. हम रिफ्ट एवोल्यूशन को बाद में देखते हैं कि रिफ्ट जो है वो किस तरह से इवॉल्व करता है, लेकिन अभी के लिए हम जो रिफ्टिंग है जो कि इंटरमीडिएट स्टेज में होती है, मतलब एग्जिस्टिंग रिफ्ट सिस्टम, उसको देखते हैं. नॉर्मल फॉल्ट सिस्टम. तो नॉर्मल फॉल्ट सिस्टम जहाँ पे एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस होती है तो वहाँ पे हमारे पास हैंगिंग वॉल जो है वो एलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन नीचे जाता है. अ, जो वो चूँकि एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस से बनती है और एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस जो है वो नॉर्मल फॉल्ट्स बनाते हैं. तो रिफ्ट्स आर रीजन इन विच एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स सच एज स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर टेक्स प्लेस. चैप्टर 6 में नॉर्मल फॉल्ट सिस्टम्स के बारे में है, अगर आपने आगे देखना है. तो अभी के लिए हम नॉर्मल फॉल्ट सिस्टम देखते हैं. On pre-1970s cross-section of rifts, geologists implied that normal fault systems are symmetric. तो 1970s में जो जियोलॉजिस्ट है वो यही इंटरप्रेट करते थे कि रिफ्ट सिस्टम जो है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो होता है रिफ्ट सिस्टम का या रिफ्टिंग का, वो सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक किस तरह से होता है? And that the borders of the rift were defined by normal fault that dipped toward the interior of the rift. के जो बॉर्डर्स है रिफ्टिंग के, वो नॉर्मल फॉल्ट्स ही होते हैं उसमें, और वो नॉर्मल फॉल्ट जो है वो रिफ्टिंग के इंटीरियर की तरफ जो है वो डिप कर. इन सिमेट्रिक रिफ्ट मॉडल, पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स डिपिंग टुवर्ड ईच अदर outline grippers, while pairs of normal fault dipping away from each other outline host. तो सिमेट्रिक रिफ्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो नॉर्मल फॉल्ट्स का पेयर होता है जो कि डिप कर रहा है, एंड सिमेट्रिक रिफ्ट मॉडल ये कहता है कि वो पार्ट्स, वो पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट सिस्टम जो कि डिप करते हैं टुवर्ड ईच अदर, वो ग्रेबन है. और वाइल पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट डिपिंग अवे फ्रॉम ईच अदर आउटलाइन हॉर्स, और वो नॉर्मल फॉल्ट्स को वो पेयर जो कि अवे फ्रॉम ईच अदर डिप करता है वो हॉर्स कहलाते हैं. Note that Horst and Graeber are bounded on both sides by faults, and that four symmetric rift model Horst from mountain ridges and the Graben underlay sediment filled troughs. तो फिगर 16.5 में हम देखते हैं कि जो सिमेट्रिक रिफ्ट मॉडल है उसमें जो पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स है वो टुवर्ड ईच अदर जो डिप कर रहे हैं, जिस तरह कि ये डिप कर रहा है और ये डिप कर रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ डिप कर रहे हैं. तो ये ग्रेबन है और ग्रेबन जो है वो बेसन बनाता है, और वो पार्ट ऑफ द रिफ्ट, वो पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट जो कि एक दूसरे से अलग अगेंस्ट ईच अदर डिप कर रही है, जिस तरह कि ये अलग डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं और ये अलग डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं, तो वो हास्ट कहलाता है. और हास्ट जो है वो माउंटेन्स बनाते हैं, ग्रेबन्स जो है वो बेसन्स बनाते हैं और उसके ऊपर सीडिमेंट्स जो है वो फिल करते हैं. At depth in old cross-section faults simply die out, either in a zone of distributed strain or in a cluster of question marks. तो सिमेट्रिक रिफ्ट मॉडल जो है उसमें जो पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स है वो टूवर्ड एंड अगेंस्ट ईच अदर डिप करते हैं और हास्ट एंड ग्रेबन स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं. लेकिन ये मॉडल जो है ये 1970s में इसको एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन बाद में जब साइज्मिक रिफ्लेक्शन सर्विस कंडक्ट की गई लॉन्ग पैसिव मार्जिन्स हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए, तो क्या हुआ कि मॉडर्न साइज्मिक रिफ्लेक्शन सर्विस ऑफ रिफ्ट डू नॉट एग्री विद द अबव इमेज. तो साइज्मिक रिफ्लेक्शन के बाद सिमेट्रिक रिफ्ट मॉडल जो है वो उससे एग्री नहीं किया गया,
but rather show that most rifts are asymmetric. और उसके बाद ये क्रॉस सेक्शनल मॉडल आया कि हमारे पास रिफ्टिंग जो है वो एसिमेट्रिक फॉर्म में होती है। एसिमेट्रिक में किस तरह होती है कि इन दिस एसिमेट्रिक रिफ्ट मॉडल अपर क्रस्टल extension is accommodated by displacement on array of sub-parallel normal faults, most of which dip in the same direction. एसिमेट्रिक रिफ्ट मॉडल में जो नॉर्मल फॉल्ट्स है वो एक एरे होता है नॉर्मल फॉल्ट्स का, जो कि सब पैरेलल होता है और वो एक ही डायरेक्शन में डिप कर रहे होते हैं। दीज फॉल्ट मर्ज एट डिप विद ओरिजिनल सब हॉरिजॉन्टल बेसल डिटैचमेंट। और ये जो फॉल्ट्स है, सब पैरेलल फॉल्ट्स है, ये इवेंचुअली मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक बेसल डिटैचमेंट के साथ। बेसल डिटैचमेंट, बेसल फॉल्ट, बेसल डिकाल्मा, ये वो डीपली पेनिट्रेटेड फॉल्ट होता है जो कि ज़्यादा डेप्थ तक जाता है। तो एसिमेट्रिक मॉडल में ये है कि हमारे पास एरे होती है नॉर्मल फॉल्ट्स की, जिस तरह की ये आप सीरीज ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो फॉल्ट्स है एरे ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स, इसकी जो टिप डायरेक्शन है सब पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट्स, ये एक ही डायरेक्शन में टिप कर रहे हैं। और हमारे पास ये एक डीपली पेनिट्रेटेड फॉल्ट है जो कि बेसल डिटैचमेंट कहलाता है, और इसमें इवेंचुअली ये क्या कर जाती है, मर्ज हो जाती है। तो एसिमेट्रिक रिफ्ट मॉडल जो है उसमें सीरीज ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स है, और वो नॉर्मल फॉल्ट जो है वो पैरेलल सब पैरेलल है, और ये एक ही डायरेक्शन में इसकी डेप्थ होती है। The faults that defines the boundary of the rift, where the basal detachment curves up and reaches the ground surface, is the breakaway fault। और वो रिफ्टिंग की बाउंड्री जो कि सरफेस तक आई हुई होती है, और वो थोड़ा सा कर्व अप होती है, मतलब ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है और सरफेस पे आके कर्व अप हुई है। तो ये बाउंड्री ऑफ रिफ्ट है, और ये फॉल्ट जो है ये ब्रेकअवे फॉल्ट कहलाता है। नॉर्मली ये ब्रेकअवे फॉल्ट जो है ये ज़्यादातर लिस्ट्रिक फॉल्ट भी होता है। लिस्ट्रिक फॉल्ट, इसके बाद हम देखते हैं लिस्ट्रिक फॉल्ट्स वो फॉल्ट्स होते हैं जो कि विद डेप्थ उसकी मतलब एट शेलो डेप्थ उसका डेप्थ एंगल जो है वो स्टीप होता है, और विद डेप्थ लेवल्स एंड डीप उसका डेप्थ एंगल जो है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होते जाता है, मतलब कम होते जाता है। A rift contain both planar normal fault, meaning faults whose depth remains constant with depth, and elliptic normal fault, meaning faults whose depth decreases with depth, thereby making the fault surface concave upward। तो जो रिफ्ट है वो हमारे पास प्लेनर भी हो सकते हैं, इस तरह के इसकी डेप्थ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑलमोस्ट इक्वल है। और एक ये है कि डेप्थ जो है वो हमारे पास ये प्लेनर फॉल्ट्स हैं जिसकी डेप्थ जो है ऑलमोस्ट इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। डेप्थ एंगल जो है वो इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। और एक हमारे पास लिस्टिक फॉल्ट है जो कि जिसका डेप्थ एंगल जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, और ये कनकेव अपवर्ड फिनोमिना बनाता है, जिस तरह के ब्रेकअवे फॉल्ट में था कि सरफेस पे आके शेलो डेप्थ पे ये तकरीबन स्टीप हो चुका है। A movement on listric normal fault results in rotation of hanging wall block, so that this block progressively tilt during रीजनल एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स चल रही हैं तो लिस्ट्रिक फॉल्ट जो है उस पर जो ब्लॉक्स हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स है, सीरीज और एरे ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स है, वो अपने डिप एंगल के इलांग उसमें रोटेशन आ जाती है, टिल्ट आ जाता है।
uh, with the amount of tilting proportional to the amount of displacement on the fault. तो मतलब उस जो लिस्टिक fault के अलग सीरीज ऑफ नॉर्मल faults है उसमें tilt आ जाता है because of the curvature of listic faults movement of the hanging wall block along a sub horizontal detachment creates a gap. तो ये जो tilt है ये इस तरह का एक gap प्रोड्यूस कर लेता है. An Earth's gravity rock isn't strong enough for such caves to remain open. हमारे पास जो क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल चल रहा होता है तो ये गैप इस तरह से नहीं हो सकता. इसके ऊपर सेडिमेंटेशन वगैरह भी होगी और ग्रेविटी भी अपना एक्शन जो है वो दिखाएगी. सो आइदर द हैंगिंग वॉल ब्रेक अप इनटू फाल्ट स्लाइसेस या तो हैंगिंग वॉल जो है वो मजीद जिस तरह के ये नज़र आ रहा है फाल्ट स्लाइसेस में डिवाइड हो जाते हैं और इट सिंक डाउनवर्ड एंड कर्व्स टू फॉर्म अ रोल ओवर इंक्लाइन या फिर ये नीचे बैठ जाता है सिंक कर जाता है और एक इस तरह का रोल ओवर इंक्लाइन बनाता है. दो स्लिप ऑन प्लेनर नॉर्मल फॉल्ट कैन अकर विदाउट रोटेशन. चूंकि प्लेनर नॉर्मल फॉल्ट जो है उनका डिप एंगल कांस्टेंट होता है और विदाउट रोटेशन होता है मेकिंग द फॉल्ट नॉन रोटेशनल नॉर्मल फॉल्ट्स. और ये नॉन रोटेशनल नॉर्मल फॉल्ट्स भी बनाते हैं फॉल्ट्स को नॉन रोटेशनल नॉर्मल फॉल्ट्स बनाते हैं. प्लेनर फॉल्ट्स टिपिकली अकर इन एरे अबव अ बेसल डिटैचमेंट. तो ज़्यादातर दोनों केसेस में लेस्ट्रिक नॉर्मल फॉल्ट हो गए या प्लेनर नॉर्मल फॉल्ट हो गए दोनों में हमने देखा कि बेसल डिटैचमेंट एक होती है कि एक वो फॉल्ट होता है जो कि दूसरे फॉल्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा डेप्थ पे गया होता है. तो अब जो एरे है प्लेनर फॉल्ट्स की बेसल डिटैचमेंट के ऊपर सो ए स्लिप ऑन द सिस्टम टेक प्लेस. अब अगर बेसल डिटैचमेंट पे स्लिप आती है तो द ब्लॉक बिटवीन द फॉल्ट्स डू प्रोग्रेसिवली रोटेट. तो प्लेनर नॉर्मल फॉल्ट जो है उनमें भी क्या होगा कि स्लिप आएगा. अब इस बेसल डिटैचमेंट के ऊपर स्लिप होगा तो ये जो प्लेनर नॉर्मल फॉल्ट्स है जिनका टिप एंगल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो इनमें भी टिल्ट आएगा रोटेशन होगी. As a result, the blocks tilt, yielding a geometry that resembles a shelf full of tilted books. As displacement increases, the tilt increases. Faults in such area are sometimes referred to as bookshelf faults. तो जो प्लेनर नॉर्मल फॉल्ट्स थे जिनका डिप एंगल ऑलमोस्ट कांस्टेंट था लेकिन बेसल डिटैचमेंट पे जब स्लिप आया मूवमेंट हुई अलोंग द फॉल्ट प्लेन तो इनमें भी टिल्ट आया और इसकी टिल्ट की वजह से ये इस तरह से लगा जिस तरह के अलमारी में बुक्स रखी हो बुक शेल्फ जो है रखी हो. तो इस किस्म के फॉल्ट्स को जो कि बुक शेल्फ फॉल्ट्स भी कहते हैं बुक शेल्फ ज्योमेट्री भी कहा जाता है और ये जो ज्योमेट्री है ये बनेगी फ्रॉम दी प्लेनर नॉर्मल फॉल्ट्स. Any normal fault elastic or planar on which tilting accompanies displacement can be considered to be rotational normal faults. तो वो normal faults वो elastic हो या planar हो tilting जब होगी उसमें तो वो rotational normal faults कहलाएंगे. Individual normal faults may consist of sub-horizontal segments, flats linked by steeply dipping segments, ramp, producing a staircase geometry in a profile. तो रैम फ्लैट ज्योमेट्री एक और टर्म है जो कि एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स में भी बनती है ज़्यादातर स्ट्राइक स्लिप टेक्टोनिक्स में बनती है या इसके अलावा कंप्रेशनल टेक्टोनिक्स में बनती है. तो नॉर्मल फॉल्ट्स में एक आपके पास एक सेगमेंट होगा फॉल्ट का वो क्या होगा सब हॉरिजेंटल होगा. आपके पास जो डिप एंगल है वो ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल होगा लो डिप एंगल होगा वो फ्लैट कहलाएगा जबकि जो डिप एंगल स्टीप डिप एंगल होगा वो रैम कहलाएगा. तो ये जो रैम फ्लैट ज्योमेट्री है ये स्टेयरकेस ज्योमेट्री भी कहलाती है. During displacement on elastic or stair step normal fall straight off the hanging wall can bend to form a rollover fold. तो
लिस्टिक फॉल्ट के ऊपर स्टेयरकेस ज्योमेट्री में जब टिल्ट आएगा तो वो रोल ओवर ज्योमेट्री बनाएगा, रोल ओवर फोल्ड बनाएगा, या रोल ओवर इंटिक्लाइन बना सकता है या रोल ओवर सिंक्लाइन बनाएगा, क्योंकि सेडिमेंट तो उस जो हैंगिंग वॉल जो है उसके ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे और एक्स्ट्रा सेडिमेंटेशन का भी प्रेशर आएगा। तो और इसके अलावा बेसल डिटैचमेंट जो है उसके ऊपर भी स्लिप होगी, तो क्या होगा कि रोल ओवर फोल्ड बनाएगा, रोल ओवर सिंक्लाइन या इंटिक्लाइन। Synthetic and antithetic faults may also develop in the hanging wall rock. तो और क्या हो सकता है, और इसके अलावा आपके पास सिंथेटिक और एंटीथेटिक फॉल्ट्स जो है वो भी हैंगिंग वॉल में आपके पास बन सकते हैं। Synthetic fault is a secondary fault that dips in the same direction as the major fault. अब आपके पास एक ये बेसल डिकाल्मा है, बेसल डिटैचमेंट है। तो बेसल डिटैचमेंट में जो इसका जो डिप डायरेक्शन है हैंगिंग वॉल के ऊपर, उसी डायरेक्शन में फर्दर स्लाइसेस बनती हैं, फर्दर नॉर्मल फॉल्ट बनते हैं, और ये जो फर्दर नॉर्मल फॉल्ट बन रहे हैं ये भी सिमिलर डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये मेजर फॉल या बेसल डिटैचमेंट डिप कर रहे हैं। तो ये फॉल्ट जो है ये सिंथेटिक फॉल्ट कहलाएंगे। मतलब सिंथेटिक फॉल्ट वो फॉल्ट है, सेकेंडरी फॉल्ट्स ऑफ द हैंगिंग वॉल है, जो कि सिमिलर डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में मेजर बेसल डिटैचमेंट जो है वो डिप कर रहे हैं, जबकि इसके अपोजिट जो है वो एंटीथेटिक फॉल्ट है। And that antithetic fault is one that dip in the direction opposite to that of the major fault. Antithetic faults वो faults हैं जो कि opposite direction में dip कर रहे होंगे of the major basal detachment। मतलब ये है कि antithetic fault आप कह लें कि ज़्यादातर ड्रॉप डाउन की वजह से, ड्रॉप डाउन जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ रहे होंगे, कि अगर कहीं पे कोई स्ट्रेटा एलिवेशन अटेंड करता है तो उसमें ग्रेविटी की वजह से उसमें डाउन ड्रॉप होगा, तो वो एंटीथेटिक फॉल्ट बनाएगा। और ये भी एंटीथेटिक फॉल्ट जो है ये भी सेकेंडरी फॉल्ट्स होंगे। एंटीथेटिक फॉल्ट वो फॉल्ट्स होंगे, वो सेकेंडरी फॉल्ट्स होंगे जिनकी टिप डायरेक्शन अपोजिट टू द मेजर बेसल डिटैचमेंट होगी। In an imbricate array of normal fault, adjacent fault die out and dip all break the ground surface, whereas an extensional duplex adjacent rim merge with the same upper and lower flats. तो एक्सटेंशनल डुप्लेक्सेस भी बनते हैं। एक्सटेंशनल डुप्लेक्सेस की तरह थ्रस्ट डुप्लेक्सेस भी होते हैं। एक्सटेंशनल डुप्लेक्सेस में क्या होते हैं, डुप्लेक्सेस बेसिकली के दो मेजर फॉल्ट्स के दरमियान कुछ फॉल्ट्स होते हैं जो कि मिलाते हैं एक दूसरे को, और फॉल्ट जो है एक दूसरे में मर्ज होते हैं। इन एक्सटेंशनल एडजेसेंट फॉल्ट डाई आउट अनडिप और ब्रेक द ग्राउंड सरफेस। तो ये जो फॉल्ट्स है ये मर्ज हो जाते हैं विद अनदर फॉल्ट। In real rifts, combination of stair-step faults, imbricate arrays, duplexes, rollover, antithetic faults and synthetic faults yields a very complex geometry। तो मतलब ये है कि जो क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्ट सिस्टम है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर जियोलॉजी वाइज इसमें आपके पास एम्ब्रिकेट एरेज होंगे ऑफ नॉर्मल फॉल्ट, डुप्लेक्सेस होंगे, रोल ओवर, एंटीक्लाइन सिक्लाइंस आपको मिलेंगे, एंटीथेटिक फॉल्ट्स आपको मिलेंगी, सिंथेटिक फॉल्ट्स आपको मिलेंगी। तो ये वो स्ट्रक्चर्स है जिनकी बेसिस पे आप आइडिया लगाएंगे एक एरिया के बारे में कि यहाँ पे एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस जो है वो जो एक्शन है इस रीजन का वो एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस की बेसिस पे, और डिफॉर्मेशन जो है वो एक्सटेंशनल डिफॉर्मेशन हो गई। दिस ज्योमेट्री can become even more complex in region where deposition occur during faulting। तो ये जो ज्योमेट्री है ये और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो सकती हैं अगर सेडिमेंटेशन का प्रोसेस भी साथ में चल रहा है। और ऑफसेट एंड वेयर सॉल्ट मूवमेंट कम्युनिज बाय रिफ्टिंग, और अगर कहीं पे ओपराइट डिपॉजिट्स है, सॉल्ट मूवमेंट भी है,
रिफ्टिंग कोई कम नहीं किया हुआ है, तो चीज़ें और भी कम्प्लेक्स होंगी, क्योंकि साल्ट जो है उसमें डायफेरिज्म का फिनोमेना होता है, साल्ट डूम्स बनते हैं। तो मतलब ये है कि जो क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्टिंग है या एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स है, उसकी बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है। सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो मुझे नज़र आती है वो फोल्ड एंड थ्रस्ट बिल्ट की होती हैं। फिर उसके बाद जो है रिलीजिंग बैंड ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स की होती है, और मिड ओशियानिक रीजन्स में जो एकोमोडेशन जोन्स है, जो कि इसके बाद हम देखते हैं, उसकी भी स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है। इसके बाद आता है प्योर शेयर वर्सेस सिंपल शेयर मॉडल ऑफ रिफ्टिंग। प्योर शेयर ये जो मॉडल्स है ये इसलिए है कि आपके पास जो मेजर बेसल डिटैचमेंट है उसका नीचे क्या होता है, उसका डेप्थ पे मतलब मांटल लेवल पे या स्टेनोस्फेयर लेवल पे या शेलो क्रिस्टल लेवल पे क्या होता है, उसके बारे में मॉडल्स हैं। तो प्योर शेयर मॉडल कहलाता है कि प्योर शेयर मॉडल में आपके पास नीचे जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, फेस ट्रांजिशन का फिनोमेना होता है, तो वहाँ पे जो मेजर फॉल्ट है वो इस तरह बिहेव करता है, इस तरह ख़त्म हो जाते हैं। सिंपल शेयर मॉडल जो है, सिंपल शेयर मॉडल बी इमेज में सिंपल शेयर मॉडल ये है कि आपके पास जो मेजर फॉल्ट है, बेसल डिटैचमेंट है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में इन सम वर्जन डिस्क्रीट शेयर जोन। तो मतलब है कि आपके पास जो बेसल डिटैचमेंट है वो डिस्क्रीट फॉर्म में इंडिविजुअल लेवल पे नीचे जाता है फर्दर, और उसमें फिर दो जो है कर्विंग फिनोमेना होते हैं। एक आपके पास इनिशियल ये कर्विंग आ गई, और जहाँ पे एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स या रिफ्टिंग का फिनोमेना ख़त्म हो जाता है, एरे ऑफ नॉर्मल फॉल्ट ख़त्म हो जाती हैं, तो वहाँ से जाके दूसरा फेज आता है उसमें कर्विंग का। तो और ये जो कर्विंग है, जियोलॉजिस्ट रेफर टू द पोर्शन ऑफ द डिटैचमेंट दैट ट्रैवर्सेस द क्रस्ट इज अ ट्रांसक्रस्टल extensional shear zone or translithospheric extensional shear zone depending upon how deep it goes। तो ये जो दूसरा कर्विंग है ये ट्रांसक्रस्टल एक्सटेंशनल shear zone कहलाता है या ट्रांसलिथोस्फेयर एक्सटेंशनल shear zone कहलाता है। फिर तीसरा जो shear मॉडल है वो हाइब्रिड मॉडल है, सॉरी डिलिमिनेशन मॉडल। डिलिमिनेशन मॉडल क्या होता है कि इसमें इसमें भी सिमिलर है, लेकिन इसमें जो एरिया ऑफ नॉर्मल फॉल्ट है उससे और भी ज़्यादा एक्सटेंट पे, मतलब तकरीबन आलमोस्ट दूसरी प्लेट पे जो ट्रांसक्रस्टल एक्सटेंशनल शेयर जोन है वो नीचे गया है। यहाँ पे एरिया ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स के करीब ही सेकेंड एपिसोड ऑफ कर्विंग आया। यहाँ पे उससे भी ज़्यादा एक्सटेंडेड, मतलब जो एरिया ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स हैं वो यहाँ पे पीछे रह गई, रिफ्टिंग का फिनोमेना यहाँ पे पीछे रह गया, उससे और भी आगे जो है वो जो सिंपल शेयर मॉडल है उसकी तरह डिस्क्रीट फॉर्म में जो बेसल डिटैचमेंट है वो नीचे फर्दर इनटू द डेप्थ गई है। फिर उसके बाद हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल में आपके पास एक शेयर जोन टाइप के जहाँ पे फेस ट्रांजिशन है, जहाँ पे टेम्परेचर और फ्लूइडिटी आ जाती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जहाँ पे आ जाती हैं, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के डेप्थ लेवल पे आपके पास जो मेजर बेसल डिटैचमेंट है वो स्प्लेज में डिवाइड हो जाता है। स्प्लेज स्मॉल फॉल्ट्स को कहते हैं। तो मतलब ये हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स है कि किस तरह एक बेसल डिटैचमेंट वो डीप किस तरह से परफॉर्म करती हैं। तो पहला हमारा ये प्योर मॉडल था
कि आपके पास फेस ट्रांजिशन में ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, डाई आउट हो जाती है अंडर इट ऑन टिप। फिर हमारे पास सिंपल शेयर मॉडल था कि ये जहाँ तक रिफ्टिंग है, रिफ्टिंग तक ही रिफ्टिंग तक ही जो बेसल डिटैचमेंट है वो इंडिविजुअल फॉल्ट की तरह नीचे सब सरफेस में जाते हैं। और फिर उसके बाद डिलिमिनेशन मॉडल है कि डिलिमिनेशन मॉडल में कि रिफ्टिंग से ज़्यादा एक्सटेंट पे, ज़्यादा फासले पे जो फॉल्ट्स है वो डेप्थ में जाते हैं डिस्क्रीट लेवल पे। और जो हाइब्रिड मॉडल है वो ये कहता है कि आपके पास जो बेसल डिटैचमेंट है वो जहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये बेसल डिटैचमेंट्स प्लेज में डिवाइड हो जाता है। एग्जांपल्स ऑफ रिफ्ट स्ट्रक्चर एंड क्रॉस सेक्शन। अभी चूंकि टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा हमारा ऊपर हो चुका है, लेकिन आप लोग की जो क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। Examples of rift structure. To conclude our discussion of rift structure and cross section, let us look at two documentary example of rifts. And first we look at Viking Graben in North Sea. हमारे पास नॉर्थ सी में वाइकिंग ग्रेबन के नाम से एक्टिव रिफ्ट सिस्टम है। ये जो रिफ्ट सिस्टम है ये फेमस है फॉर द पेट्रोलियम रिजर्व्स और नॉर्वे में तकरीबन मिलता है। This graben separate the United Kingdom from the mainland of Europe. The second example of Gulf of Suez lies between Egypt and the Sinai Peninsula. तो आपके पास दो रिफ्ट सिस्टम है, एक आपके पास जो है गल्फ ऑफ सुइज आ गया, ये रिफ्ट सिस्टम एक्टिव रिफ्ट सिस्टम जिसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, जो कि हमने एसिमेट्रिक मॉडल में पढ़ा। और दूसरा जो है वो वाइकिंग ग्रेबन जो कि यूरोप को अलग करेगा फ्रॉम दी यूरोप के पास है, और यूनाइटेड किंगडम जो है उसको अलग करता है फ्रॉम द मेनलैंड। अच्छा, ये जो दो आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर्स है, इसमें टिल्टिंग भी है एसिमेट्रिक रिफ्ट मॉडल में जिस तरह है, और syntectonic strata taken toward the normal fault that bound one edge of the half graben and they have themselves being tilted as a block rotate. अच्छा, तो syntectonic strata मतलब ग्रोथ फॉल्ट आपके पास बनते हैं। जब आपके पास टिल्टिंग हो जाती है, नॉर्मल फॉल्टिंग की ये खूबसूरती है कि हमारे पास एरे ऑफ नॉर्मल फॉल्ट बनते हैं, तो वो हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ सब बेसन्स भी। सब बेसन्स इस तरह से एक्ट करते हैं कि ये हमारे पास एक बेसन होगा, फिर फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे जो टिल्टेड ब्लॉक्स है डिप्रेशन आ रहा होगा, और ये डिप्रेशन से क्या है कि पेसिव हमारे पास नॉर्मली जिस तरह पेसिव मार्जिन में होता है कि बीनीथ द ओशन आ जाता है और सेडिमेंटेशन जो है वो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, सेडिमेंट्स बेसन में डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो सिमिलरली सेंट टेक्टोनिक्स या फिर ग्रोथ फॉल्ट बनते हैं कि जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम द कॉन्टिनेंट साइड वो इन टिल्टेड ब्लॉक्स के ऊपर डिपॉजिट्स होंगे, और जब ऊपर डिपोजिशन होती रहेगी तो इसके ऊपर और बर्टन सेडिमेंट्स जो है उनका लोड आएगा, और ये फॉल्ट जो है ये फॉल्ट फिर इस तरह ओवरबर्डन लोड की वजह से जो एक्टिवेट होते हैं ये ग्रोथ फॉल्ट कहलाते हैं, या जो मज़ीद बढ़ते हैं ये ग्रोथ फॉल्ट कहलाते हैं। तो दो एग्जांपल्स थी हमारे पास, मेजर एग्जांपल्स। एक हमने देखा रिफ्ट स्ट्रक्चर्स इन क्रॉस सेक्शन के बारे में कि वाइकिंग ग्रेबन जो कि नॉर्थ सी रिफ्ट्स है, और एक गल्फ ऑफ सुइस का। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है, जिस तरह शुरू में मैंने बताया था कि आगे थोड़ा सा आपको स्टडी करना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, आपने ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन इन चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आप लोग के लिए इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि स्ट्रक्चर जियोलॉजी जो है वो आपकी स्ट्रांग होगी। और इसके अलावा जो है जियोटेक्टोनिक्स का एक स्ट्रांग रिलेशन है विद द स्ट्रक्चर जियोलॉजी के। एक एरिया की स्ट्रेसेस के बारे में, एक एरिया के फीचर्स को देख के आप उस एरिया की स्ट्रेसेस के बारे में आइडिया ले सकते हो। अगर आपके पास एक्सटेंशनल स्ट्रेसेस इस तरह मिल रही हैं, साइज्मिक रिफ्लेक्शन, सर्वे के ऊपर काम कर रहे हो, डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स फाइंड या एक्सप्लोरेशन आप कर रहे हो, तो या फिर सरफेस उस एरिया की फील्ड जियोलॉजी के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो अगर जो फीचर्स मिलते हैं तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर नज़र आएगी। फिर इस तरह अगर ये चीज़ें आपको सही तरह से समझ में आ चुकी हो तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टीम पे मैसेज कर सकते हैं, और ये लेक्चर जो है ये मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। और इस हफ्ते के जितने भी लेक्चर हैं उन सब का लिंक मैं कलेक्टिवली आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा उन पे व्हाट्सएप कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।